नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में 5 महत्वपूर्ण समझौते किए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार दूसरे दिन मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की याचिका स्वीकार की। मौसम विभाग का अगले 2 दिन में कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान। और सात्विक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत और श्रीलंका ने आज आर्थिक सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 5 महत्वपूर्ण समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा पर एक समझौता और श्रीलंका के त्रिंकोमाली में आर्थिक विकास परियोजना पर सहयोग शामिल हैं। श्रीलंका में यूपीआई के जरिए लेन देन के लिए NIPL और श्रीलंका पे के बीच समझौता हुआ है। इससे दोनों देशों के बीच भुगतान प्रणाली आसान होगी। The first was the MOU on renewable energy. The focus of this MOU is relating to the specific cooperation in wind, solar segments of renewable energy. Also on establishing high capacity inter-grid connectivity in the power sector between India and Sri Lanka. The second one, Trincomalee for industry, energy and economic cooperation. विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने विस्तारित संपर्क और मजबूत आर्थिक साझेदारी पर केंद्रित द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने के लिए अपने साझा दृष्टिकोण का उल्लेख किया। We need to prepare responsive and effective strategy to address these rapid changes. In this era of the 4th industrial revolution, technology has become and will remain the core driver for employment. It is fortunate that this meeting is happening in a country that has the experience of creating a large number of technology jobs during the last such technology-led transformation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि श्रीलंका अपने यहां तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करता रहेगा। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल और भारतीय मूल के तमिलों के श्रीलंका में आगमन के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के लिए 75 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में भेंट की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और क्षेत्र में सभी की सुरक्षा तथा विकास संबंधी भारत की परिकल्पना में श्रीलंका का विशेष स्थान है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में भारत के बहुआयामी समर्थन से श्रीलंका को आर्थिक कठिनाइयों से निपटने में सहायता मिली है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। अपने कैलेंडर में 31 जुलाई 2023 मार्क कर लीजिए। ये है आयकर विवरणी भरने की आखिरी तारीख, तो देर न करें, जल्द से जल्द अपनी आयकर विवरणी भरें, क्योंकि आयकर भरने से होता है देश का निर्माण और हमें होते हैं ढेरों फायदे। रिफंड्स जल्दी आते हैं, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लोन्स, क्रेडिट सुविधाएं, वीजा के लिए आसानी हो जाती है, इंटरेस्ट और लेट फीस नहीं देनी पड़ती। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अगर आपकी विदेश में संपत्ति या आय है तो फॉरेन एसेट और फॉरेन सोर्स इनकम स्केड्यूल भी जरूर भरें।
तो आइए मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वे व्यक्ति व संस्था जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य ई फाइल करें 31 जुलाई 2023 तक। ITR ई फाइलिंग के लिए incometax.gov.in पर जाएं। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। ये आकाशवाणी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार दूसरे दिन मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और अन्य दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे पर नारेबाजी की और सदन के बीचों बीच आ गए। ये सदस्य मणिपुर हिंसा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रहा है। उधर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन के संबंध में कार्य सलाहकार समिति के निर्णयों की घोषणा की। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा है कि राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। आज नई दिल्ली में श्री मजूमदार ने मणिपुर में हुई घटना की निंदा की और कहा कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के अपराध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के शर्मनाक दौर के अलावा कुछ नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में पिछले 4 वर्षों में 10 लाख आपराधिक मामले दर्ज किए गए। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान पहले स्थान पर है। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटना की राज्य के विभिन्न हिस्सों में निंदा की जा रही है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच राज्य में गोलीबारी की छिटपुट घटनाओं की खबर है। निर्वाचन आयोग ने आज असम के गुवाहाटी में परिसीमन प्रस्ताव के मसौदे पर 3 दिन चली जन सुनवाई पूरी कर ली है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय तथा अरुण गोयल ने 31 जिलों के 1200 प्रतिनिधियों और 20 राजनीतिक दलों के विचार सुने। वाराणसी की एक अदालत ने आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को वुजूखाना क्षेत्र को छोड़कर परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि 80% मानसिक विकार तो उसका उसी समय होता है। दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश में 44 स्थानों पर रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। केंद्र सरकार के विभागों के साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों में ये भर्तियां हो रही हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक परिणाम दस्तावेजों को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ आज संपन्न हो गई। बैठक में G20 सदस्य और अतिथि देशों के 26 मंत्रियों सहित कुल 176 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आकाशवाणी भारत की G20 की अध्यक्षता के अवसर को भव्य तरीके से मना रहा है। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में 50 दिन तक चलने वाले समारोह की आज शुरुआत हुई। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आकाशवाणी भारत की सांस्कृतिक परंपरा को आगे लाने और संरक्षित करने का एक सशक्त माध्यम रहा है। एक छोटी सी पहल जो आकाशवाणी द्वारा की जा रही है G20 के तत्वाधान में, उसको आप सब लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ा भी पाएंगे और शायद उसको एक साकार रूप दे पाएंगे। पिछले 20-25 वर्षों में टेक्नोलॉजी के कारण कहिए या सोशल ट्रांजिशन, उसके चलते हम इनको संजोने और संवारने का काम नहीं कर पाए। इसलिए आकाशवाणी ने माना G20 के माध्यम से हम ऐसा प्रयास करें कि जो हमारे उभरते हुए कलाकार हैं या युवा हैं जो अलग अलग तरह की कलाओं में पारंगत हैं, उनकी कला आप लोगों तक पहुंचे और हम उसको किसी प्रकार से संग्रहित कर सकें। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने विमानन कंपनी गो फर्स्ट की उड़ान फिर शुरू करने की योजना को सशर्त मंजूरी दे दी है। महानिदेशालय ने एयरलाइन को 15 विमानों के साथ 114 दैनिक उड़ानों का संचालन फिर शुरू करने की अनुमति दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। अगले 4-5 दिन में पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के शेष हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब और उत्तरी हरियाणा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, केरल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी तेज वर्षा की आशंका है। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सात्विक और चिराग शेट्टी ने क्वार्टर फाइनल में जापान की 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी को 21-14, 21-17 से पराजित किया। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कल से पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित विमानों और माइक्रोलाइट विमान जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में 5 महत्वपूर्ण समझौते किए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार दूसरे दिन मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की याचिका स्वीकार की। मौसम विभाग का अगले 2 दिन में कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान। और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।